हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड का पहला लेक्चर। अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे। आपने यदि सिलेबस देखा हो तो आपको यह पता है कि सिलेबस के 4 पार्ट्स हैं। मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं और 4 पार्ट्स में भी एक बार यदि हम चौथा पार्ट छोड़ दें, अभी के लिए एक बार बात करना छोड़ दें, वो भी कवर किया जाएगा। तो हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं। 12th वाला एक पार्ट हो गया सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसके बाद बीएससी वाला दूसरा पार्ट हो गया और एमएससी लेवल वाला तीसरा पार्ट हो गया। तो ये 3 पार्ट्स हैं। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि 2 पार्ट्स में दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 12th वाला पार्ट है उसका पहला ही टॉपिक जो टेक्सोनॉमी है, उस टॉपिक के कुछ पार्ट्स तो 12th वाले में दे रखे हैं और कुछ जो है वो बीएससी वाले में भी दे रखे हैं। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेवल है उसके अनुसार चलेंगे। यदि आज मैं आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कोई टॉपिक शॉर्ट में बता रहा हूं और सेम टॉपिक यदि दोबारा भी दिया हुआ है तो हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि ये इतना ही क्यों बताया गया है, हमें ये इतना ही नहीं होता है, इसमें और भी बातें हैं। वो सारी चीजें कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाइए और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट होने वाली है। तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पार्ट 1, उसका पहला टॉपिक। और इसका पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ लाइफ। डेफिनेशन ऑफ लाइफ। अब यदि मैं सिंपल से सिंपल वे में लाइफ को डिफाइन करना चाहूं कि लाइफ क्या है, आप किसे लाइफ कहोगे? क्या आप इस पेन को लाइफ बोल सकते हो? नहीं। और यदि इसके अंदर कुछ करेक्टर्स आ जाएं तो आप इसको लाइफ बोल सकते हो। तो वो करेक्टर्स कौन से होते हैं? इसमें क्या करेक्टर आ जाए कि इसको आप लाइफ बोलना चालू कर दो? तो उसमें आते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 करेक्टर्स। यदि ये जो पेन है, ये पेन अपने जैसा दूसरा पेन बनाने की कैपेसिटी रखे, यानी कि ये रिप्रोड्यूस करे, तो लाइफ का एक करेक्टर हो गया। दूसरा, इसे लाइफ में जिंदा रहने के लिए जो इसेंशियल प्रोसेसेस की जरूरत है, यानी मेटाबॉलिज्म, वो यदि इसमें आ जाए तो आप इस पेन को लाइफ बोल सकते हो। इसका मतलब लाइफ का जो सबसे 2 मेन और सबसे 2 रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं वो होते हैं, एक तो रिप्रोडक्शन, जिसको आप प्रजनन लिख सकते हो चाहो तो, और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म। ये 2 फीचर्स, 2 लक्षण ऐसे हैं जिनको आप लाइफ बोल सकते हो। वेल, अब हम लाइफ के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे करेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो आप दूसरी हेडिंग डालिए, करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या करेक्टर्स हैं हम बात करते हैं उनके बारे में। देखो, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला करेक्टर होता है ग्रोथ, और हम डिटेल में एक एक के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ, आप इसे वृद्धि लिख सकते हो, पहला। दूसरा करेक्टर होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तीसरा हो गया मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं या उपापचय।
चौथा हो गया कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। पर्यावरण, वातावरण, जो बाहर का एनवायरमेंट है उसके प्रति अनुक्रिया करना, उसके प्रति रेस्पॉन्स करना, उसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। फिर उसके बाद में आता है एक और फीचर जिसे कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी आप सही खुद भी कर लेना प्लीज। संगठन होता है या संगठन होता है, आप इसको देखिएगा। तो ये 5 फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के माने जाते हैं। अब मैं आपको ये 5 फीचर्स बताऊं उससे पहले आपको 2 शब्दों पे ध्यान देना है। एक होता है डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, इसे कहते हैं अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक गुण। और एक होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर, इसे कहते हैं अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक गुण। तो अब इसका मतलब समझिए, क्योंकि अगर इस लेवल पे सवाल आया और ऐसा सवाल आया तो गलत होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहेंगे, इसलिए आपको ये अच्छे से समझना है अभिलाक्षणिक गुण और अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें हम समझ सकते हैं। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म को या एक नॉन लिविंग थिंग को डिफाइन करे, यानी जिसको सुन के आप ये कह सको कि मैं जिंदा की बात कर रहा हूं या नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं। जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। हम छोटे थे, हमारी ग्रोथ हो गई। एक जो मिट्टी का टीला होता है, उस मिट्टी के टीले की भी ग्रोथ मानी जाती है। टीला छोटा होता है, उस पे और मिट्टी आके जम जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, उसको भी ग्रोथ बोला है। अपने को भी एक बार ये मानना है, ये चीज सुनने में बड़ी अजीब लगती है, पर ऐसा माना जाता है कि जो नॉन लिविंग मैटर होता है, यदि उसके ऊपर बाहर से कोई चीज आके जमने लग जाए तो उसका आकार बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने को वृद्धि बोला है, यहां पे ग्रोथ बोला है। अब आप एक बात सोचो, मैं आपसे यह कहूं कि उसकी वृद्धि हो रही है, मैंने आपको बोला उसकी ग्रोथ हो रही है। अब बताओ मैं लिविंग की बात कर रहा हूं या नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रोथ तो दोनों में होती है। इसलिए ग्रोथ क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ डिफाइन नहीं कर रहा कि लिविंग का बात हो रहा है या नॉन लिविंग का बात हो रहा है। दूसरा देखो, रिप्रोडक्शन। नो डाउट कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती। ये पेन रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये कैमरा, ये टेबल, ये मॉनिटर, कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आ जाओ। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, जैसे नर मधुमक्खी है, जैसे म्यूल्स, खच्चर होते हैं। वो लिविंग तो है पर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। अब मैं आपसे एक सिंपल सा वही स्टेटमेंट बोलता हूं कि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। मैंने बोला उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब आप बताओ कि मैं नॉन लिविंग इस पेन की बात कर रहा हूं या उस खच्चर की या म्यूल की बात कर रहा हूं।
नहीं डिफाइन कर सकते ना इस स्टेटमेंट से कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो रिप्रोडक्शन भी क्या हो गया, नॉन लिविंग या सॉरी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया। अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर आ जाओ। एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने स्टार्च डाला और अल्फा अमाइलेज एंजाइम डाला, तो स्टार्च टूट करके ग्लूकोज बनने लग गया। ठीक है, वही रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट की बॉडी में भी चलती है। अब यदि कोई रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में चल रही है तो वो नॉन लिविंग है, और यदि कोई रिएक्शन सेल के अंदर चल रही है तो वो लिविंग है। अब मैं आपसे ये कहूं कि उसमें स्टार्च से ग्लूकोज बन रहा है, तब आप बताओ कि किस में बन रहा है, सेल की बात कर रहा हूं या टेस्ट ट्यूब की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म भी कैसा फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, उससे यह पता नहीं चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, चेतना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी, चाहे वो रिप्रोडक्शन करते हो या नहीं करते हो, चाहे वो एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। उनके वातावरण में जब चेंज आता है ना, तो उस चेंज के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं, इसे बोलते हैं चेतना। स्व चेतना अलग होती है। स्व चेतना का मतलब होता है खुद से बात करना, जैसे इंसान अपने आप से सोचता है, बात करता है, वो स्व चेतना है। मैं सिर्फ चेतना की बात कर रहा हूं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं। कोई भी नॉन लिविंग मैटर ऐसा नहीं है जिसमें चेतना है। अब यदि मैं ये कहूं कि उसमें कॉन्शियसनेस है, तो मैं 100% लिविंग की बात कर रहा हूं, और यदि मैं ये कहूं कि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तो मैं 100% नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं। इसका मतलब कॉन्शियसनेस क्या हुआ, कॉन्शियसनेस हो गया डिफाइनिंग फीचर। सेम टू सेम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यदि एक कोशिकीय जीवों को छोड़ दें, तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उनमें कोशिकाएं जुड़ करके एक वेल डिफाइंड मैनर में काम करती है। कोई भी नॉन लिविंग मैटर में कोशिका होती नहीं है, स्पेन में कोशिका थोड़ी है। तो यदि मैं ये कहता हूं कि उसमें कोशिकीय संगठन है, तो मैं लिविंग की ही बात कर रहा हूं, और यदि मैं कहूं उसमें कोशिकीय संगठन नहीं है, तो मैं नॉन लिविंग की ही बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब कोशिकीय संगठन भी कैसा हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया। तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का मतलब समझ में आया। ऐसा फीचर जो डिफाइन करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करता है। आप लिखना चाहो तो हिंदी में ऐसे लिख लो, जो सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करता है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या हो गया, ऐसा फीचर जो सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट नहीं करता। तो ये हुआ हमारे पास में एक बार के लिए डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। तो इतना आपको पता होना चाहिए। फिर अपन पहली बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ, वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि दो तरीके की होती है। पहला, संख्या बढ़ना, संख्या बढ़ना। नंबर में इंक्रीज होना, जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो वो वृद्धि हो गई। दूसरा होता है भार बढ़ना, भार बढ़ना, मास में इंक्रीज होना, वो भी वृद्धि होती है। जैसे मान लो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेल्यूलर,
ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल भी होता है, प्लांट भी होता है। अब इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जीवन की शुरुआत तो होती है जाइगोट से, जाइगोट से। और जब ये एडल्ट बनता है, वयस्क बनता है, तो हो सकता है ये इंसान बने, मतलब अगर अपन मान लो एक बार के लिए एनिमल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो, या हो सकता है ये कोई पेड़ बन जाए, ऐसे कोई वृक्ष बन गया। एक कोशिकीय जाइगोट से बहुकोशिकीय बनने तक, एक कोशिकीय जाइगोट से बहुकोशिकीय बनने तक जो पूरी प्रोसेस है, उसमें यहां पर नंबर भी बढ़ा है और यहां पर मास भी बढ़ा है। कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ गई और मास या भार भी बढ़ गया। तो जो दो कैरेक्टर्स है ना, ये इन दोनों को कैरेक्टर्स को बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर्स। इनको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर्स। युगली लक्षण है ये, युगली, युगली का मतलब ट्विन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ तो होती है। अब हमें ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ेगा कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल्सो शो ग्रोथ। ये भी ग्रोथ शो करते हैं। जैसे ये कोई मिट्टी का टीला है, मिट्टी का टीला। अब इस मिट्टी के टीले के ऊपर मिट्टी का यदि जमाव हो जाए, मिट्टी का जमाव, तो मिट्टी के जमाव होने से इसका आकार बढ़ जाएगा, इसको भी वृद्धि मान लिया। लेकिन यहां पर एक अंतर रहेगा दोनों के अंदर, लिविंग और नॉन लिविंग की, या सजीव और निर्जीव दोनों के अंदर एक अंतर रहेगा। देखो, सजीवों में जो वृद्धि होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, वो इंटरनल ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ होती है। और जो निर्जीव में होती है वो बाहर से होती है, बाहर से मैटर जमाव हो जाता है उसका, तब ग्रोथ मानी जाती है। तो जो सजीव होते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है, आंतरिक वृद्धि, इंटरनल ग्रोथ। और जो निर्जीव होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल, बाह्य वृद्धि होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ। तो बताओ ये चीज समझ में आई आपको? ग्रोथ किसे कहते हैं? नंबर बढ़ना या फिर मास बढ़ना, दोनों ही ग्रोथ कहलाते हैं। जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनमें तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, नंबर भी बढ़ता है तो मास भी बढ़ता है। फिर जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें भी बाहर से मैटर इकट्ठा होता है तो उसे ग्रोथ ही माना जाता है। और फाइनली सजीवों के अंदर एक्सटर्नल, सजीवों के अंदर इंटरनल और निर्जीवों के अंदर एक्सटर्नल वृद्धि होती है। और अब लास्ट में काम की बात यह है कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इससे ये नहीं पता चलता कि क्या यहां पर वृद्धि सही हो रही, मतलब किसकी वृद्धि हो रही है। दूसरा एक और चीज देखो, यदि हम पादपों की बात करें, प्लांट्स की, तो प्लांट्स में होती है इनडेफिनेट ग्रोथ, इनडेफिनाइट ग्रोथ, यानी कि असीमित वृद्धि।
असीमित वृद्धि होती है, होती जाती है, कभी भी चलती रहती है, पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है वृद्धि। और जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, एनिमल्स, इन एनिमल्स के अंदर डेफिनाइट ग्रोथ होती है, सीमित वृद्धि होती है, क्योंकि आपको पता है कि एक समय के बाद में हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। हाँ, फिर बॉडी के कुछ ही पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रेस्पॉन्ड करते हैं और ग्रोथ करते हैं, बाकी हमारे बॉडी की ग्रोथ आराम से पूरी रुक जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में ग्रोथ का। अब सेकंड देखो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे संततियां उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये तो कोई समझाने वाली बात नहीं है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके तो उस फीचर को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन। एक तो होते हैं फर्टाइल, फर्टाइल में तो आ जाएंगे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अधिकतर ऑर्गेनिजम्स। फर्टाइल का मतलब जो जनन क्षम हो, जनन की जिनमें क्षमता हो। और दूसरे होते हैं स्टेराइल, जिनमें जनन की क्षमता ना हो, उसे स्टेराइल कहते हैं। फिर उसके बाद में स्टेराइल के अंदर जैसे मान लो मेल हनी बी है, मेल हनी बी, जैसे इसके साथ में म्यूल्स आ जाएगा, म्यूल्स, मेल हनी बी, म्यूल्स, ये सब आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्टाइल एंड स्टेराइल का कॉन्सेप्ट। अब कोई भी जो निर्जीव है, नॉन लिविंग, कोई भी, किसी में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता, नो रिप्रोडक्शन। एक भी नॉन लिविंग मैटर ऐसा नहीं है जो रिप्रोडक्शन करता हो। तो यहां तो कहानी खत्म हो गई, पर दिक्कत कहां आ गई? लिविंग वालों में। लिविंग वालों में कुछ ऑर्गेनिजम्स नेचुरली प्रजनन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब प्रजनन जो है वो सभी लिविंग्स में भी नहीं पाया जाता। दूसरी चीज देखिए, एक मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कोई भी मान लो, एक बार बैक्टीरिया ले लीजिए, कोई यीस्ट ले लीजिए, कुछ भी, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, यानी कि यहां समसूत्री विभाजन हुआ है, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन। अब आप मुझे यह बताएं कि ये जो माइटोसिस डिवीजन हुआ है, क्या ये वृद्धि है, क्या ये प्रजनन है, या ये दोनों है? अगर आप वृद्धि की डेफिनेशन देखो तो वृद्धि की डेफिनेशन है संख्या का बढ़ना। वृद्धि की एक डेफिनेशन यह भी है कि नंबर बढ़ना। तो यहां एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, नंबर बढ़ गया आपका, तो यानी कि ये ग्रोथ तो है। और यदि आप प्रजनन की बात करो तो प्रजनन के अंदर एक जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, तो यहां पर एक बैक्टीरिया ने दो बैक्टीरिया उत्पन्न किए हैं, ये प्रजनन भी तो है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोसिस का मतलब ग्रोथ भी होता है, माइटोसिस का मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है। या यूं कहो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम होते हैं।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम टू सेम होते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में ग्रोथ रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज देखो, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग। क्योंकि रिप्रोडक्शन से यह पता नहीं चल रहा कि भाई ये हो कहां रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। अब तीसरा फीचर, इसके ऊपर आ जाते हैं अपन। हमारा थर्ड फीचर है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? उपापचयी क्रियाएं। मतलब अगर मैं सबसे सिंपल से सिंपल भाषा में बात करूं तो यह कह सकते हैं कि एंजाइम द्वारा चलने वाली अभिक्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। एंजाइम द्वारा। ऐसे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि आप बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन चलाओगे तो उसे हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोल सकते। मेटाबॉलिज्म में कम से कम एंजाइम होना चाहिए उस रिएक्शन के अंदर। तो आप लिख सकते हो एंजाइम द्वारा चलने वाली अभिक्रियाएं, एंजाइम द्वारा चलने वाली अभिक्रियाएं, एंजाइम इन्वॉल्व्ड रिएक्शंस जो होती हैं उसको आप मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। हाँ, अब आप चाहो तो यूं जरूर बोल सकते हो कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ बनता है और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ टूटता है। तो जिन अभिक्रियाओं में कुछ बन रहा है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में कुछ ना कुछ बनता है। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस है, उसमें ग्लाइकोजन बनता है। कैटाबॉलिज्म में टूटना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना, टू सिंथेसाइज, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, टू ब्रेक डाउन। अब इसमें एग्जाम्पल एक ले लेते हैं अपन फोटोसिंथेसिस का। और इसमें एग्जाम्पल एक ले लेते हैं अपन रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एक और चीज समझाता हूं, जैसा हमें समझाया गया है वैसा समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, ये कोई एक सेल है, लिविंग सेल, ठीक है, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर लेट सपोज कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के ऊपर एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, ठीक। और इस रिएक्शन में एटीपी का खर्चा हुआ, एडीपी बना और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये एक रिएक्शन चल गई। अब सपोज करो कि हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, परख नली, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज में हमने एटीपी भी डाल दिया, मतलब ग्लूकोज के साथ एटीपी भी डाल दिया और हेक्सोकाइनेज भी दे दिया। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, ये दोनों चीजें। अब जब हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं तो यहां पर भी बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेम टू सेम रिएक्शन है, दोनों जगह चल रही है। सेल के अंदर भी चल रही है और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी चल रही है।
जब ये रिएक्शन सेल के अंदर चलती है तो इसे कहते हैं जीवित अभिक्रिया, लिविंग रिएक्शन। लिखो भाई, लिविंग रिएक्शन, ये जीवित अभिक्रिया है, लिविंग रिएक्शन। और जब यही रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में चल रही है तो इसे निर्जीव अभिक्रिया, नॉन लिविंग रिएक्शन कहते हैं, निर्जीव अभिक्रिया, नॉन लिविंग रिएक्शन कहते हैं, निर्जीव अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो पहले तो ये दोनों में अंतर समझ लो। एक ही रिएक्शन जब सेल के अंदर चले तो वो लिविंग मानी जाएगी, और जब वही रिएक्शन बाहर चले तो वो नॉन लिविंग मानी जाएगी। बट रिएक्शन सेम है, एंजाइम सेम है, मतलब ये मेटाबॉलिज्म तो है। अगर परिभाषा देखें कि एंजाइम द्वारा चलने वाली अभिक्रिया, तो ये एंजाइम द्वारा चलने वाली अभिक्रिया है, ये मेटाबॉलिज्म है, पर ये दोनों जगह पे चल रही है। अब आप देखेंगे कि ये डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। मैं कहूं कि एक रिएक्शन चल रही है, मैं कहूं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, बताओ कहां चल रही है ये, तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया ये। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस। चेतना। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करना। चेतना का मतलब है रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करना, इसको हम कहेंगे रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, चेतना। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस है, इनमें चेतना है। और जितने भी नॉन लिविंग होते हैं, ऑल नॉन लिविंग, ये नॉन कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ये है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक। अब एक केस ले रखा है इन्होंने अजीब सा, कोई आदमी है जो कोमा में है, ह्यूमन इन कोमा, कोई इंसान कोमा के अंदर है, ठीक है। अब यदि ये इंसान कोमा में है तो क्या इसमें कॉन्शियसनेस है? जी हां। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर इसकी बॉडी को एग्जामाइन करो तो इसकी बॉडी वातावरण के प्रति अनुक्रिया करती है, लेकिन इसका ब्रेन डेड है, ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। ये कॉन्शियस तो है बट नॉट सेल्फ कॉन्शियस। इसमें स्व चेतना नहीं है, ये अच्छा बुरा अपना सोच नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो ये कोई इस तरीके का पर्सन है और उसके चारों तरफ का टेम्परेचर है वो एकदम कम कर दो, ठंडा कर दो, उसकी स्किन है वो हार्ड हो जाएगी। जैसे ठंडी होने से हमारी स्किन हो जाती है वैसे उसकी भी हो जाएगी। इसका मतलब यहां की सेल्स है वो उसको रेस्पोंड तो कर रही है ना लो टेम्परेचर को। अच्छा, इसके चारों तरफ जो है वो गर्मी बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर आप इसके चारों तरफ का टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो इसके पसीना आने लगेगा। इसका मतलब
ये रेस्पोंड कर रहा है, बट ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है इस कंडीशन के अंदर। तो कॉन्शियसनेस की यदि मैं बात करूं तो ये डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर। तो ये हुआ अपने पास में एक और कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट अपना। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सेल्स अरेंज होकर के टिश्यू बना लेती है या सेल्स अरेंज होकर के बॉडी बनाती है, उसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो कोशिकीय संगठन का मतलब क्या हुआ, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीवों में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके अंदर कोशिकीय संगठन प्रेजेंट होता है। अब यदि मैं यूनिसेल्यूलर को जीवों की बात करूं तो एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, उनकी एक ही कोशिका है, उसी को सारे काम करने हैं। बहुकोशिकीय में क्या होता है, कुछ कोशिकाएं अलग काम करती हैं, कुछ कोशिकाएं अलग काम करती हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय है तो एक कोशिकीय में तो सारे काम इसी को करने पड़ेंगे, इसलिए इसमें कोशिकीय संगठन एब्सेंट होता है। तो ये हुआ अपने पास में। अब उसके बाद में अगर नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग, तो इनके अंदर कोशिकीय संगठन एब्सेंट होता है। तो कोशिकीय संगठन भी एक क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया, डिफाइनिंग फीचर। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर हमको डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग, मतलब हम लिविंग की बात कर रहे हैं या नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। इतना अपने को आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे और समझते हैं, कुछ दो चीजें और समझते हैं अपन। देखो, एक होता है एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, और एक होता है इंक्लूसिव कैरेक्टर, इंक्लूसिव कैरेक्टर। अब इस एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सक्लूसिव का वैसे तो मतलब होता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर जो किसी विशेष समूह में पाया जाता हो, जो किसी विशेष समूह में पाया जाता है, उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में होती है, स्व चेतना, स्व चेतना केवल ह्यूमन के अंदर है। तो ये क्या हो गया, एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया। और इंक्लूसिव कैरेक्टर का मतलब होता है जो बहुत में हो, जो बहुत जीवों में हो,
जो एक से ज्यादा जीवों में हो ऐसे करके। तो जैसे मान लो बहुत सारे हो गए, जैसे ग्रोथ हो गई, वृद्धि, तो वृद्धि तो बहुतों में होती है, ठीक है। एक तो मतलब ये होता है, दूसरा इसका मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग लक्षण, उसे भी एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और इंक्लूसिव का मतलब होता है एक ही लक्षण, एक ही लक्षण। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको 1 मिनट में समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अलग अलग लक्षण, जैसे मान लो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसमें भी हायर ऑर्गेनिजम्स, उच्च जीव है, हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे मान लो एक कोई ट्री है, पेड़ है, या एक ह्यूमन है। और एक बार इधर देखो, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। एक पेड़ या एक ह्यूमन, इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, मतलब इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, इसका वजन बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हो गई एक ग्रोथ। और जब ये पेड़ रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है, तो प्रजनन अलग प्रक्रिया हो गई। यानी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। उच्च जीवों के अंदर, जैसे पेड़ हो गया, मानव हो गया, इनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करो, तो मैंने आपको बताया था जो माइटोसिस होती है, वो माइटोसिस से 1 से 2 बन जाते हैं, वो ग्रोथ भी है और वो रिप्रोडक्शन भी है, तो दोनों सेम टू सेम हो गए। इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव कैरेक्टर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव कैरेक्टर है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। ये अंतर समझने वाली सी बात है। और अब लास्ट बात करते हैं आज के लिए। देखो, अपन पढ़ रहे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस, तो जाहिर सी बात है 11th 12th को तो अपने को पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। अब 11th की एनसीईआरटी के अंदर पहली यूनिट में एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो आप उन साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन में 4-5 बातें काम की लिखनी है। इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर, ठीक। अब ये कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, ये बातें काम की नहीं है। इनके बारे में जो काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूं। अर्नेस्ट मेयर को बोला जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के डार्विन कहलाते हैं ये, 20वीं सदी के डार्विन। दूसरा, आप लोगों ने 100% पहले पढ़ा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो सबसे ज्यादा फेमस है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसमें कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पीसीज। वेल, ये जो स्पीसीज वाला कॉन्सेप्ट है ये बाद में आएगा अपने, तो मैं आपको तब डिटेल में सारी चीजें बता दूंगा। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट दिया, यानी प्रजाति का जैविक सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब एक और चीज लास्ट इनके लिए, इनको ना 3 प्राइज मिले हुए हैं, बड़े फेमस टाइप के 3 प्राइज मिले हैं। पहले प्राइज का नाम है बेल्जन प्राइज। बेल्जन
प्राइज 1983 में। एक इनको मिला है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, और एक मिला है क्राफोर्ड प्राइज 1999। ये 3 प्राइज इनको मिले हैं। इन तीनों प्राइज को इकट्ठा बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इन्हें बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के 3 ताज, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो सॉरी, ये हो गया अपना टॉपिक नंबर 1। ये आपको अच्छे से समझना है, करना है। बाकी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तो आप ये आराम से करिए। थैंक यू।